Hello everyone, how are you all? So today we are going to discuss about neuromuscular junction यानी कि किस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा मस्कुलर सिस्टम जो है आपस में कम्युनिकेट करता है और फिर हमारी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, कम्युनिकेशन होता है बॉडी के अंदर, मैसेजेस का ट्रांसफर होता है मसल से, ब्रेन से मसल्स के पास में और फिर मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में आज हम डिटेल से कवर करेंगे। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। काफ़ी सारे डायग्राम्स मैंने यहाँ पर आपके लिए डाले हैं ताकि आपको जो है थ्रू आउट द डिस्कशन हम जितनी भी बातचीत करते चलें, तो जितने भी वर्ड्स हैं जैसे न्यूरॉन्स हो गया, एक्सोन हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, ठीक है, कैल्शियम आयंस के बारे में, पोटेशियम आयंस के बारे में, ये सारी चीज़ें इनसे आप फ़ैमिलियर होते जाओ और जब आप बाद में रिविज़न करो तो आपके लिए ईज़ी हो। तो देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एक डायग्राम हम देखेंगे सिर्फ़, यहाँ पर समझने के लिए नहीं, एक ओवरऑल पिक्चर लेने के लिए, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। देखिए ये हमारा प्री साइनेप्टिक रीजन है यहाँ पर, ये वाला जो रीजन है। देन दीज आर द कैल्शियम आयन चैनल्स, यानी कि यहाँ से कैल्शियम आयंस जो है वो अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये कैल्शियम आयन चैनल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सम पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है बेसिकली सेल्स को उनके सभी बायोकेमिकल रिलेटेड फंक्शंस के लिए। देन वी हैव वेसिकल्स कन्फाइनिंग एसिटाइलकोलाइन, ठीक है, यानी कि ये सब वेसिकल्स जो हैं दे प्रोड्यूस दे हैव एसिटाइलकोलाइन एंड एसिटाइलकोलाइन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलाइन हमारा क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। वी हैव मेनी मोर न्यूरोट्रांसमीटर्स आल्सो, सेरोटोनिन हो गया, ठीक है। देन दीज आर द हेयर वी हैव मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। देन दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन between the muscle and the nerve, and this is the skeletal muscle fiber। ये हमारी जो है skeletal muscle है, skeletal muscle fiber के बारे में जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो शुरुआत करेंगे नर्वस सिस्टम से। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को समझने से पहले जरूरी है कि हम नर्वस सिस्टम को समझें, तंत्रिका तंत्र को समझें कि तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है। देखिए नर्वस सिस्टम जो है ये एक तरीके से आप ये समझिए कि हमारी बॉडी का एक तरह से रिमोट है। यानी कि जैसे टीवी का रिमोट होता है ना, हम हर चैनल को कंट्रोल करते हैं, तो उसी तरह से नर्वस सिस्टम जो है वो एक प्राइमरी कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग, कम्युनिकेटिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कम्युनिकेशन होगा, मैसेजेस का जो कम्युनिकेशन होगा इधर से उधर, जो है मसल से ब्रेन के पास, ब्रेन से मसल्स के पास में, ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, तो उसका काम कौन संभालता है? उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? वो हमारे नर्वस सिस्टम की है। फिर उसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम का और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर मेन रोल है, सेंट्रल रोल है। जैसे कि थॉट, जो भी हमें विचार आते हैं, लर्निंग, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, मेमोरी, ठीक है? हमारी जो भी चीज़ें हम याद रख लेते हैं या याद रख पाते हैं, उन सब चीज़ों के अंदर। अब यहाँ पर आपको एक छोटा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि लर्निंग और मेमोरी के बीच में क्या डिफ़रेंस होता है? या फिर ये दोनों सेम होती हैं? देखिए लर्निंग है कि आप कोई भी स्किल, कोई भी नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हैं। सो लर्निंग इज़ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स। यहाँ पर आई विल राइट इट, लर्निंग इज़ एक्विजिशन ऑफ स्किल और नॉलेज। यानी कि कोई भी जो है कौशल या कोई भी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, आप एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि आप उस प्रोसेस के अंदर लर्न करेंगे। वहीं पर मेमोरी क्या होगा? मेमोरी इज एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट यू हैव एक्वायर्ड। यानी कि यहाँ पर जो आपने लर्निंग ले ली, उसी को तो फिर आप बाद में एक्सप्रेस करेंगे ना, या नहीं? तो मेमोरी हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट यू हैव एक्वायर्ड। जो भी कुछ आपने सीखा है, अब उसको एक्सप्रेस करना, अब उसको बताना, अब उसको प्रेजेंट करना। एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट यू हैव एक्वायर्ड, ACQUIRED। यहाँ पर यू है सिर्फ, ये एक्स नहीं है। आई विल जस्ट इरेज इट, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, व्हाट यू हैव एक्वायर्ड, राइट। चलिए
अब आगे बात करेंगे, अब इसके साथ-साथ जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसके साथ-साथ मिलकर ये क्या काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर होमियोस्टेटिस को मेंटेन करता है और भी बाकी बहुत सारे फंक्शंस के अंदर रोल प्ले करता है, बट मेन यहाँ पर बातचीत किसकी करी गई है, होमियोस्टेटिस की। होमियोस्टेटिस का मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारी बॉडी का भी एक अपना इंटरनल बैलेंस होता है, हमारी बॉडी का भी एक अपना इंटरनल टेम्परेचर होता है, यानी कि हमारा शरीर अंदर से सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स, उनकी फंक्शनिंग, उनका वर्क, सारा सब कुछ जो है वो एक संतुलन में हो, वो एक बैलेंस्ड स्थिति में हो, हमारा इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो एक प्रॉपर बैलेंस के अंदर हो, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर टेक केयर की जाती हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और वो सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इट कंसिस्ट अ लॉट ऑफ ग्लैंड्स, इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए अब आगे बात करेंगे, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स हमें बाहर के एनवायरनमेंट से और जो हमारा अपना अंदर का एनवायरनमेंट है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, हमारी बॉडी की जो भी इंटरनल फंक्शनिंग है, उसको एक तरीके से बैलेंस करके रखते हैं, उसको एक तरह से कनेक्ट करके रखते हैं, क्या, रिसेप्टर्स। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि जो रिसेप्टर्स है नर्वस सिस्टम के अंदर, वो इस बैलेंस का, वो इस कनेक्शन का, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पाए, उसको मेंटेन करके रखने का काम कौन करते हैं, हमारे रिसेप्टर्स करते हैं। अब आप देखिए बहुत सारी हीट रिलेटेड कंडीशंस होती हैं, जैसे हीट स्ट्रोक हो गया, ठीक है, ठंड के अंदर फ्रॉस्ट बाइट हो गया, ये सारी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये इश्यूज आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रॉपर तरीके से बैलेंस आउट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी सी बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत सर्दी हो जाती है, तो कोई ना कोई उसका जो है इफेक्ट फिर हमें बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है। और हार्मोन क्या है, हार्मोन हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो एक कम्युनिकेशन केमिकल्स के थ्रू होता है। जो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो ग्लैंड जिस केमिकल को रिलीज करता है, तो वो केमिकल्स एक एज अ मैसेंजर काम करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो हॉर्मोन्स क्या है, बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स, ये इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर, अब यहाँ पर आप देखिए, ये हमारी स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड यानी कि हमारी स्पाइन, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी मसल्स है, ठीक है। यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, कहाँ पर, मसल्स के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ये सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं, यहाँ पर आप देखिए, आई जस्ट इरेज इट, चलिए, ये ब्रेन है आपका, ये स्पाइनल कोड है, देन दीज आर द सेंसरी रिसेप्टर्स लोकेटेड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर नर्व एंडिंग्स, मोटर नर्व एंडिंग्स, ये पूरा कम्युनिके, ये सारे जितनी भी चीजें हैं ये पूरा कम्युनिकेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर्स ने बाहर से कोई भी स्टिमुलस आया, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो बाहर कोई ना कोई स्टिमुलस आपको मिलता है, कोई ना कोई बाहर से आपको कोई चीज ऐसी देखने को मिलती है जिसके अगेंस्ट आप फिर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेंसरी रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन को लिया, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन गई हमारे ब्रेन के अंदर, कहाँ पर गई इंफॉर्मेशन, हमारे ब्रेन के अंदर। तो सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो इंफॉर्मेशन को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, हमारी ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि हमारी स्पाइन के पास में इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। फिर यहाँ से ब्रेन से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर आती है, ठीक है, स्पाइनल कोड के थ्रू। उसको कौन लेकर आ रहा है, उसको लेकर आ रहा है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स, यहाँ पर पेरिफेरल नर्व्स भी हमारी होती हैं। मोटर न्यूरॉन्स और मोटर नर्व एंडिंग्स जो है वो फिर मसल को स्टिमुलेट कर रही हैं एक्टिविटी करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो है आप इतना समझिए कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो है स्टिमुलस से, एनवायरनमेंट से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, या हॉर्मोन्स जब जो है
केमिकल्स रिलीज करते हैं। जब हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ग्लैंड्स के द्वारा, हॉर्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर्स ही हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा इंफॉर्मेशन जो है वो भेजी जाती है ब्रेन के पास में, और मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा इंफॉर्मेशन जो है, जो भी डिसीजन लेना होता है, जो भी एक्शन लेना होता है, यानी कि जो भी एक फाइनल कंक्लूजन होता है कि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो है हमें ये करना है, तो वो मैसेज कौन कैरी करती है, वो हमारी मोटर न्यूरॉन्स कैरी करती हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स हैं, ये सब सपोर्ट करती हैं, इंफॉर्मेशन को फैसिलिटेट करती हैं, हेल्प करती हैं। ये हिंदी में है, इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम सो यू कैन रीड दिस इन हिंदी। चलिए अब बात करेंगे कंपोजिशन की, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर देखिए हमारे ऑर्गन्स आते हैं, हमारा ब्रेन आता है, हमारी स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी जो है वो आती है, नर्व्स आती हैं, एंड गैंग्लिया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। फिर इसके बाद जो है जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे ऑर्गन्स में बहुत सारे तरह के टिश्यूज होते हैं। देखिए अलग अलग बहुत सारे सिमिलर सेल्स मिलकर जो है टिश्यूज बनाते हैं, और बहुत सारे सिमिलर टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, वो मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। इनके अंदर नर्व्स हैं, ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यूज है, और साथ में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है मिलकर एक नर्वस सिस्टम बनता है। और वो नर्वस सिस्टम के बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस यानी कि एक नहीं बहुत सारे फंक्शंस है, काफी सारे फंक्शंस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नर्वस सिस्टम को समझने से पहले कुछ कुछ टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो टर्म्स जो है हमारी बीच बीच में भी जैसे यूज होती रहेंगी, अभी तक भी होती रही है और आगे भी होती रहेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एंडो क्या होता है, एंडो यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो कि होम्योस्टेटिस मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है होम्योस्टेटिस, यानी कि बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन करा जाता है। कैसे, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, यानी कि कुछ फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के थ्रू जो है फिर उस टेम्परेचर को, उस होम्योस्टेटिस को मेंटेन किया जाता है थ्रू अ सीरीज ऑफ फीडबैक लूप्स, जो कि किसके द्वारा कंट्रोल्ड होती है, दे आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के फिर साथ में इंटरेक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है, या फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में है थोड़ा सा। एंडोक्राइन सिस्टम, आई राइट इट हियर। ठीक है, मेंटेन होम्योस्टेटिस through a series of feedback through a series of feedback loops controlled by, किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस इंटरैक्टिंग विद पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस इंटरैक्टिंग विद, हाइपोथैलेमस किसके साथ में इंटरैक्ट करके यानी कि बातचीत करके इस काम को करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में इंटरैक्ट करके जो है इस काम को किया जाता है। फिर नॉर्मली जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जो हमारा ग्लैंड है, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि ये एक तरीके से एनकरेज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो एक एक्टिवेटिंग हार्मोन रिलीज करे टू अनदर ग्लैंड्स। यानी कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है किस तरीके के हार्मोन रिलीज करेगा, यानी कि एक्टिवेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, किसके लिए, बाकी ग्लैंड्स के लिए। यानी कि बाकी ग्लैंड्स अपना काम कब शुरू करेंगे, जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेटिंग हार्मोन को रिलीज कर देगा। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेटिंग हार्मोन को कब रिलीज करेगा, जब उसको हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पर इसको मैं एक बार लिख देती हूँ, हाइपोथैलेमस, हाइपो लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए वैसे तो, चलिए पूरा लिख देती हूँ। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स, किसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी, P-I-T-U-I-T-A-R-Y. I'll just erase it to write it again. चलिए, hypothalamus stimulates pituitary gland
to secrete an activating hormone to secrete an activating hormone to another gland. चलिए, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि किस तरीके से जो है फिर कम्युनिकेशन होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और फिर पिट्यूटरी जो है वो बाकी ग्लैंड्स के लिए एक्टिवेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। फिर इसके अलावा नर्व्स क्या होती हैं, यू ऑल मस्ट नो, ठीक है। नर्व्स बहुत सारी आपकी बॉडी में जो है, आपको जब आपने साइंस पढ़ी होगी 10th क्लास तक, अगर 11th-12th में नहीं पढ़ी तो यू ऑल मस्ट हैव सीन नर्व्स इन द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। सो नर्व्स जो है वो एक तरीके के लॉन्ग थिन फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग थिन फाइबर्स होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं आपके ब्रेन और आपके बॉडी पार्ट्स के बीच में। तो आई जस्ट राइट इट, मैं एक बार यहाँ पर लिख भी देती हूँ। तो नर्व्स आर द लॉन्ग थिन फाइबर्स जिनका काम क्या है, मैसेज को ट्रांसफर करना इधर से उधर, ठीक है। दे आर द लॉन्ग थिन फाइबर्स that transmit message। यहां पर पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का काम होगा, ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन योर बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। यानी कि आपके बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के बीच में जो भी मैसेज का इधर से उधर ट्रांसफर होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा, उसके अंदर नर्व्स का मेन रोल रहता है। फिर गैंग्लियन क्या होता है, देखिए गैंग्लियन नॉर्मली एक तरीके से न्यूरोनल बॉडीज का कलेक्शन होता है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल बॉडीज, ठीक है, जो कि कहाँ पर मिलती हैं हमें, सोमेटिक और ऑटोनोमिक ब्रांचेज ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सोमेटिक और ऑटोनोमिक ब्रांचेस के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। आगे डायग्राम में भी मैं आपको दिखा दूंगी, बट अभी के लिए कम से कम आपको डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए, so that it becomes easy for you to understand further। यानी कि बहुत सारा ये किसका होता है, कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल बॉडीज, ठीक है। न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, क्या रोल होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे, जब पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे तो आप दोबारा रिवाइज करोगे तो बहुत इजी होगा। कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल बॉडीज फाउंड इन, कहां पर मिलती हैं ये हमें, सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक ब्रांचेस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक branches of peripheral nervous सिस्टम, ठीक है। गैंग्लियन क्या है, न्यूरोनल बॉडीज का कलेक्शन है जो कि हमारे सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ऑटोनोमिक ब्रांचेस के अंदर पाई जाती हैं। किसके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो ब्रांचेस हैं, एक सोमेटिक है और एक ऑटोनोमिक है। एक वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है और एक इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फंक्शंस देखें तो नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज हैं वो जनरली 3 फंक्शंस के अंदर कैटेगराइज हैं, जो कि बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरीके से फंक्शंस जो है वो ओवरलैपिंग फंक्शंस भी हैं। तो 3 किन किन के अंदर डिवाइडेड है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है सेंसरी फंक्शन। सेंसरी न्यूरॉन्स, आपको याद हो तो अभी डायग्राम में आपको दिखाया था, सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है, इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास में लेकर जाना, और मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है, इंफॉर्मेशन को वापस लेकर आना। तो सेंसरी फंक्शन देखते हैं, ये कहता है सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्टिमुलाई, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वो भी केमिकल मैसेज जो होता है वो भी ट्रांसफर करना होता है इधर से उधर हमारे नर्वस सिस्टम को। तो सेंसरी रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे। वो स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकता है, बाहर के एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। साउंड हो सकती है, लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, बाहर की कोई भी चीज, ठीक है, जो कि आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करने के लिए जो है फैसिलिटेट करे। तो सेंसरी रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे और हमारा इंटरनल जो भी पीएच वैल्यू है, प्रेशर है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स है, उन सारी चीजों के लिए। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख देती हूं मैं। तो पीएच इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हमारी बॉडी की कितनी होती है, कैन यू टेल मी। सो पीएच इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये नॉर्मली 7.35 से 7.45 के बीच में होती है।
कितनी होती है 7.35 से 7.45 के बीच में होती है। और अगर हम एक एवरेज की बात करें तो एवरेज 7.40 के बीच में ये हमें देखने को मिलती है। पीएच वैल्यू जितनी अगर कम होती जाएगी, यानी कि 7.35 से जितनी कम होती जाएगी उतना एसिडिक नेचर होता जाएगा, और जितनी इंक्रीज होती जाएगी उतना अल्कलाइन नेचर होता जाएगा। तो पीएच के अंदर बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को मेजर करते हैं। पीएच के अंदर हम क्या करते हैं, we measure concentration of hydrogen ions. यहाँ पे आई एम राइटिंग measure concentration of H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को हम मेजर करते हैं। पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एल्कलाइन नेचर, और डिक्रीज होगी तो क्या होगा, एसिडिक नेचर। अब ये जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है इसको हम बोलते हैं सेंसरी इनपुट। इनपुट क्यों, क्योंकि इनपुट आया है ना, मतलब मैसेज आया है, अब उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा ब्रेन के द्वारा, आगे देखा जाएगा कि क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये वही डायग्राम है जो हमने पहले देखा था, ठीक है। नाउ यू नो कि गैंग्लियन क्या होता है, कलेक्शन है न्यूरोनल बॉडीज का, जो कि हमारे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक सिस्टम ब्रांचेस के अंदर पाई जाती हैं ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलिए आगे चलेंगे। अब अगला फंक्शन है इंटीग्रेटिव फंक्शंस। 3 फंक्शंस की हमने बात की थी, सेंसरी फंक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव इंटीग्रेटिव फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो सेंसरी इनपुट होता है अब उसको इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, विच आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। सेंसरी नर्व्स के द्वारा जो है मैसेज वो कहाँ पर जा रहा था, सीधा ब्रेन में, इफ यू रिमेंबर। तो इंटीग्रेटिव फंक्शन के अंदर जो है सेंसरी इनपुट जो है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जो कि फिर कहाँ पर ट्रांसमिट की जाएंगी, ब्रेन के पास में ट्रांसमिट की जाएंगी। फिर उसके बाद ब्रेन के अंदर जो है ये सिग्नल्स प्रोसेस होंगे। ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग होने के बाद जो है सेंसेशंस क्रिएट होंगी, सोचा विचारा जाएगा, समझा जाएगा क्या डिसीजन लिया जाए, क्या डिसीजन नहीं लिया जाए। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है एक तरीके से वो लगातार इन्फ्लुएंस होगा बाय सेंसरी इनपुट रिप्रेजेंटिंग द इंटीग्रेशन प्रोसेस। यानी कि इंफॉर्मेशन आ गई है ब्रेन के पास में, अब उस इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या डिसीजन लेना है, क्या फैसला लेना है, वो लगातार कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लुएंस होता रहेगा। किसके द्वारा, जो भी इनपुट आया है, सेंसरी इनपुट आया है, चाहे वो एनवायरनमेंट से आया है और चाहे या फिर वो हमारी इंटरनली हमारी बॉडी के थ्रू केमिकल मैसेंजर्स की फॉर्म में, हॉर्मोन्स की फॉर्म में जो है आया है। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से, आप देख इसको ध्यान से देखिए, आप इसको वीडियो को, आपके ब्रेन से किस तरीके से आपकी मसल्स के पास में जो है वो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। देखिए ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा, मोटर न्यूरॉन्स की मदद से आपके लोअर लेग मसल्स के अंदर मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। मैसेज ट्रांसफर जैसे ही हो रहा है तो वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी यानी कि काफ रेज ये इंडिविजुअल यहाँ पर कर रहा है, तो काफ रेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ब्रेन से जो है मैसेज आया यहाँ पर, और ये यहाँ पर इधर ट्रांसफर हो गया। चलिए अब तीसरा फंक्शन है मोटर फंक्शन। दो हमने बातचीत किए, दो कौन कौन से थे, एक तो सेंसरी फंक्शन था, दूसरा इंटीग्रेटिव फंक्शन था। इंटीग्रेटिव फंक्शन के अंदर क्या था, डिसीजन मेकिंग लेवल की सारी चीजें हो रही थी। तीसरा है मोटर फंक्शन। देखिए सेंसरी इनपुट के आधार पर, इंटीग्रेशन के आधार पर नर्वस सिस्टम जो है वो सिग्नल्स भेजेगा किसके पास में, इफेक्टर्स के पास में, विच आर टिपिकली मसल्स एंड ग्लैंड्स। यानी कि देखिए ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, मसल्स के पास में जा रही है या फिर ग्लैंड्स के पास में जाएगी, ठीक है, या फिर ग्लैंड्स के पास में जाएगी। तो किसके आधार पर, जो सेंसरी इनपुट आया था उसके आधार पर, और जो भी इंटीग्रेशन के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है नर्वस सिस्टम भेज देगा थ्रू इफेक्टर्स, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन करेंगे हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं, किसके पास में, मसल्स और ग्लैंड्स के पास में। अब ये सिग्नल जो है मसल्स, अगर मसल्स के पास में मैसेज जाएगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में मसल के पास में मैसेज जा रहा था तो क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अगर ग्लैंड्स के पास में मैसेज जाएगा तो क्या होगा, ग्लैंड्स जो है जो अपना हार्मोन का सिक्रीशन है वो करेंगे। ग्लैंड्स क्या करेंगे, हार्मोन सिक्रीट करेंगे। मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं।
तो ब्रेन के पास से जब मैसेज आ जाएगा मसल्स के पास में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, संकुचन होगा वहां पर। और अगर ग्लैंड्स के पास में आ जाएगा तो क्या होगा, ग्लैंड्स के पास में हार्मोन का प्रोडक्शन होगा, हार्मोन का सिक्रीशन होगा। अब मसल्स और ग्लैंड्स को हम इफेक्टर्स बोलते हैं। इनको इफेक्टर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन रिस्पॉन्स टू नर्वस सिस्टम डायरेक्टिव्स। समझने की कोशिश कीजिए, मसल और ग्लैंड्स को इफेक्टर्स इसलिए बोला है क्योंकि नर्वस सिस्टम ने जो डायरेक्शन दे दी, तंत्रिका तंत्र ने जो फैसला सुना दिया, जो डायरेक्शन दे दी, जो करने को बोल दिया, वो किया जाएगा मसल्स और ग्लैंड्स के द्वारा, इसलिए इनको हम इफेक्टर्स बोलते हैं। तो ये मोटर आउटपुट, मोटर फंक्शन है नर्वस सिस्टम का, मोटर फंक्शन, यानी कि यहाँ पर अब कार्य होगा, मोटर आउटपुट होगा, कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी परफॉर्म होगी, कुछ ना कुछ मोटर मूवमेंट परफॉर्म होगी। समझ में आया आपको मोटर फंक्शन क्या होता है, इफेक्टर क्यों बोला गया है, इफेक्टर इसीलिए बोला गया है क्योंकि तंत्रिका तंत्र का जो आदेश है वो यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, किसके द्वारा, मसल्स के द्वारा और ग्लैंड्स के द्वारा। अब देखिए नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, नर्वस सिस्टम का। इसके अंदर नॉर्मली दो सेल्स होते हैं, एक न्यूरॉन्स और एक न्यूरोग्लिया। क्या क्या होते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोजलिया, या फिर न्यूरोग्लिया भी इसको कुछ जगह पर बोल देते हैं, यू कैन से न्यूरोजलिया ऑल्सो, ठीक है, या फिर तंत्रीबंध, न्यूरॉन या फिर तंत्रीबंध भी आप इसको बोल सकते हो। तो नर्व टिश्यू क्या होता है, बेसिकली नर्व टिश्यू जो है वो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है बॉडी की सारी कम्युनिकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज को। तो नर्व टिश्यू क्या काम करता है, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं कम्युनिकेशन से संबंधित, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है नर्व टिश्यू। आई जस्ट राइट इट ऑल्सो, यहाँ पर जो है नर्व टिश्यू क्या होता है, nerve tissue basically control and coordinate activities of body through communication। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी मूवमेंट्स हैं, चाहे वो इंटरनली हो रही हैं या फिर वो एक्सटर्नली परफॉर्म की जानी है, उन सारी चीजों को कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा कौन, नर्व टिश्यू, जो कि किसका कंपोनेंट है, नर्वस सिस्टम का। तो नर्व टिश्यू इन सबको जो है कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, किसके द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा। तो यानी कि नर्व टिश्यू जो है वो एक तरीके से कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है। अब एक्टिविटीज कब होंगी, कब कंट्रोल होंगी, कब कोऑर्डिनेट होंगी, जब कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन के बिना तो एक्टिविटीज कंट्रोल और कोऑर्डिनेट नहीं हो सकती। तो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो नर्व टिश्यू ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो करके चलेगा। फिर इसके अंदर दो और मेन जो प्राइमरी सेल टाइप्स हैं, सेल के जो प्रकार हैं, दो प्राथमिक जो कोशिकाएं हैं वो है न्यूरॉन और तंत्रिबंध। न्यूरॉन बेसिकली क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ये कि हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, वो है न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। इनका क्या काम है, न्यूरॉन का काम है नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना, यानी कि जो मैसेज है, जो नर्व्स के द्वारा जो मैसेज कैरी किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो, केमिकल इंपल्स हो, कैसा भी हो, उस मैसेज को पूरा ट्रांसमिशन के अंदर हेल्प करना। और न्यूरोजलिया क्या होते हैं, तंत्रीबद्ध क्या होते हैं, ये एक तरीके के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। यानी कि बेसिकली जो भी कम्युनिकेशन होता है, सारे के सारे कम्युनिकेशन एक्टिविटीज को ये फैसिलिटेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, बेसिकली एनहेंस करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि न्यूरॉन्स जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह ही होते हैं। यहाँ पर आई जस्ट राइट कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, यानी कि सबसे बेसिक जो इकाई है, न्यूरॉन्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है, नर्वस सिस्टम की यूनिट है। हम नर्वस सिस्टम के बारे में ही पूरा पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट किसकी है, नर्वस सिस्टम की है। इनका काम क्या है, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। ठीक है, आई जस्ट राइट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स, राइट।
दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व्स के द्वारा जो भी मैसेज कैरी किया जा रहा है, एक तरीके से ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे। और न्यूरोलजिया क्या है, ये सपोर्टिंग सेल्स। न्यूरोग्लिया क्या है या न्यूरोजलिया क्या है, ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, यानी कि ये कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, एनहेंस करते हैं। ठीक है, तो आपको इन तीनों टर्म्स को क्लियर है। नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्व टिश्यू क्या होता है, बेसिकली न्यूरॉन्स क्या होते हैं, और न्यूरोजलिया क्या होता है। अब नर्व इम्पल्स क्या होता है, बेसिकली नर्व इम्पल्स यानी कि जो भी मैसेज है, वो मैसेज केमिकल भी हो सकता है और वो मैसेज जो है इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। किसके द्वारा वो मैसेज जो है इधर से उधर लेकर जाया जाएगा, वो नर्व इम्पल्स किसके द्वारा लेकर जाई जाएगी, नर्व टिश्यू के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं नर्व फाइबर के द्वारा, जो कि या तो एक्शन को करने के लिए बोलेगा या एक्शन से हमें रुकने के लिए बोलेगा, मना करने के लिए बोलेगा। अब कोई चीज मना करनी है आपको, तो उसके लिए भी हमें मैसेज देना होता है ना, या फिर आपको बताना होता है। आपको किसी को बोला, आप चाहते हो कोई इंसान किसी काम को ना करे, तो आप क्या करोगे, आप मैसेज देते हो ना उसका भी। तो इसी तरह से यहाँ भी नर्व्स को ये नहीं है कि हर मैसेज जो है वो करने के लिए दिया जाता है, मूवमेंट नहीं, ना करने का मैसेज भी जो है इधर से उधर ट्रांसफर किया जाएगा। तो नर्व इम्पल्स बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल और केमिकल जो एक्टिविटी होगी किसके साथ में, किसके अंदर, नर्व फाइबर के अंदर, या हम कह सकते हैं नर्व टिश्यू के अंदर, जो कि किसी भी एक्शन को या तो करने के लिए बोलेगी या किसी भी एक्शन को करने से रुकने के लिए बोलेगी। चलिए, यहाँ पर आप देखिए, ये डायग्राम, ये न्यूरोजलिया है, सपोर्टिंग सेल्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को एनहेंस करते हैं। ये न्यूरॉन्स हैं, साइज और शेप जो है इनका अलग अलग हो सकता है। ये डेंड्राइट्स हैं जो कि अदर न्यूरॉन से कनेक्टेड हैं। ये सेल की बॉडी है, और ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस भी होता है। ये देखिए हमारा नर्व टिश्यू, आप देख रहे हैं इस तरीके का आपको कुछ दिखाई देगा हमारा नर्व टिश्यू। चलिए, अब न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स ही बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। वो हम देख चुके हैं कि न्यूरॉन्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं। फिर उसके बाद न्यूरॉन्स जो है ये हाईली स्पेशलाइज्ड है, यानी कि जो इनका काम है वो उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। और इनका नेचर कैसा है, एमिटोटिक नेचर है, यानी कि ये एक बार अगर डिस्ट्रॉय हो गए, एक बार अगर ये नष्ट हो गए, तो इसके बाद आप इनको दोबारा से इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी कि एक बार ये नष्ट हो गए तो हो गए, खत्म। इनके नष्ट होने के बाद इनको दोबारा से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस डिस्ट्रॉयड। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वी हैव डेंड्राइट, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सेल बॉडी है, ठीक है, जिसको हम सोमा भी बोल देते हैं। न्यूक्लियस है इनसाइड द सेल बॉडी। वी हैव सेजोन सेल्स, ये माइलिन शीट है। ये नोड ऑफ रेनवॉयर है इस माइलिन शीट के बीच में, यहाँ पर ये है नोड ऑफ रेनवॉयर, ठीक है। ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है। ये हमारा डेंड्राइट्स था ऊपर, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, दे ऑल आर डेंड्राइट्स, ठीक है। ये यहाँ पर एक्सॉन है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ईच न्यूरॉन कंप्राइज 3 फंडामेंटल पार्ट्स। हर न्यूरॉन के अंदर मेन क्या है, 3 फंडामेंटल पार्ट्स हैं। एक तो है सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी बोलते हैं, वो हम देख चुके हैं। देखिए, ये है सेल बॉडी, जिसको हम, ये पूरी की पूरी सेल की बॉडी है, जिसको हम सोमा भी बोलते हैं। इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस विद एटलीस्ट 1 न्यूक्लियोलस। इसकी सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस तो होता ही होता है, और उसके अंदर एटलीस्ट एक न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस बेसिकली ऑर्गेनेले है, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर एनवलप से बाउंडेड होता है, यानी कि इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवलप। फिर जो न्यूक्लियोलस है वो क्या है, वो सब ऑर्गेनेले है, जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस तो क्या है, ऑर्गेनेले है, जो कि सेल में प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस क्या है, सब ऑर्गेनेले है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। देखिए यहाँ पर आई जस्ट राइट इट ऑल्सो, न्यूक्लियस वर्सेस
न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये क्या है? ऑर्गेनेले प्रेजेंट इन सेल, राइट। न्यूक्लियोलस क्या है हमारा? ये हमारा सब ऑर्गेनेले है। ठीक है, फर्दर स्मॉलर यूनिट आप कह सकते हो, या फिर फर्दर डिवीजन आप एक तरीके से कह सकते हो। इट इज अ सब ऑर्गेनेले प्रेजेंट इन सेल। न्यूक्लियस किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, हालांकि न्यूक्लियस जो है इट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस है इट इज बाउंडेड, ये सराउंडेड होता है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवलप होता है। इट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियोलस है इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसके चारों तरफ, बस ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। चलिए, अब बेसिकली इसके अंदर क्या है? टिपिकली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलेज हैं, बट उनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं है। सेंट्रियोल्स क्या है? सेंट्रियोल भी एक तरीके का ऑर्गेनेले ही है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेले, सेंट्रियोल्स। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है जो सेल बॉडी है इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलेज हमें देखने को मिलेंगे। सेंट्रियोल्स एब्सेंट है क्योंकि न्यूरॉन्स का एमिटोटिक नेचर है। एमिटोटिक नेचर अभी हमने देखा था दैट वंस डिस्ट्रॉयड दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। फिर अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलेज की, तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलेज बेसिकली छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत लिटिल साइज, वेरी स्मॉलर ऑर्गन्स जो कि सस्पेंडेड होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के। यहाँ पर आई जस्ट राइट इट आल्सो, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल क्या है? बेसिकली लिटिल ऑर्गन्स सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ऑर्गेनेले की बात कर रहे हैं, दीज आर द लिटिल ऑर्गन्स, बहुत छोटे छोटे। किसके अंदर सस्पेंडेड हैं? किसके अंदर पाए जाते हैं? नॉर्मली दे आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। चलिए, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? वी हैव सीन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम। यानी कि कुल मिलाकर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या है? बेसिकली हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटसेस, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गन्स है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड हमें देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से आ सकता है कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेले कौन कौन से होते हैं। ऑप्शंस आपको दे दे, लाइसोसोम, राइबोसोम्स वगैरह में से कोई भी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंस आपसे पूछ ले, तो ये सारी टर्म्स जो है हमें पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये रहा हमारा न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो बाउंडेड होता है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है एनिमल सेल का, ये हम जो देख रहे हैं इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा सेल की एक्टिविटी को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो है हमारी होती है। It is condensed into chromosomes. Chromosomes we all know, and nucleus also contains ribosomes. इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। चलिए, अब आगे इसकी फर्दर इसकी हम जो हमारा न्यूरॉन है इसकी ही डिस्कशन कर रहे हैं। देन वी आर कमिंग ऑन, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। ये देखिए आप, दीज आर द एक्सटेंशंस, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस जो कि कहाँ से प्रोजेक्टेड हैं? फ्रॉम द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? अगर हम इनके काम की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल मैसेज को रिसीव करते हैं। किसको? इलेक्ट्रिकल मैसेज को रिसीव करते हैं। इनका फंक्शन यही है कि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और ट्रांसफर करेंगे टू द सोमा ऑफ द न्यूरॉन। सोमा क्या है? सेल बॉडी। यानी कि डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद यहाँ पर जो सेल बॉडी है इसके पास में इंफॉर्मेशन को छोड़ देंगे, भेज देंगे।
ये बाकी न्यूरॉन से भी डेटा और सिग्नल्स जो है वो रिसीव करते रहते हैं, यानी कि इनका न्यूरो डेंड्राइट्स का काम क्या है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना किससे, अनदर न्यूरॉन से रिसीव करना। ठीक है, आसपास के जो भी बाकी और न्यूरॉन्स है। Often short and branching, increasing surface area to receive signals from other neurons. हम डिस्कस कर चुके। Afferent processes हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं impulse to the neuron cell body. ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि सेल बॉडी के पास में इंफॉर्मेशन को ये भेज देंगे। देखिए, जो एफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं एफरेंट ए वाला और एक होता है इफरेंट, EFFERENT। जो एफरेंट प्रोसेसेस होते हैं इनको हम सेंसरी इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे स्किन, हमारे ऑर्गन से कहाँ जाएगी, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में। और जो एफरेंट है इसको हम मोटर इंफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, तो यानी कि ये हमारे ब्रेन से जाएगी किसके पास में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास में जाएगी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए, तो हमने डिस्कस किया यहाँ पर एफरेंट प्रोसेस। एफरेंट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमारी स्किन या फिर हम कहें हमारे ऑर्गन्स से कहां पर जा रही है, ब्रेन के पास में। दूसरा हमारा कौन सा प्रोसेस है, इफरेंट। ई, ए और ई का डिफरेंस है इसमें, तो आपको याद रखना है। इफरेंट प्रोसेस याद है, इफेक्टर्स बोला गया था किसको, मसल्स को, ग्लैंड्स को, क्योंकि वो क्या करेंगे, फिर ग्लैंड्स होंगे तो हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे, सिक्रीट करेंगे। ठीक है, और मसल्स होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इफरेंट प्रोसेसेस में जो है फिर हमारे कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, ब्रेन से किसके पास में जाएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। किसके पास में जाएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी किस तरीके की होगी, मोटर इंफॉर्मेशन होगी। मोटर जो है, जो कि मैसेज का जो एक्चुअल डिसीजन जो होना होता है, वो डिसीजन होने के बाद जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा। चलिए, अब एक्सोन की बात करें तो एक्सोन क्या है, टिपिकली वन एक्सोन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम ईच सेल बॉडी, यानी कि हर सेल बॉडी से एक एक्सोन जो है वो निकलता है, एक एक्सोन जो है वो हमें दिखता है, अटैच उसके साथ में होता है। They are elongated and carried impulse away from the cell body. Efferent process. Efferent process, सेल बॉडी से दूर ले जाना। अभी हमने देखा कि सेल बॉडी से जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेस, अगर इंफॉर्मेशन दूर चली जाएगी सो दैट वुड बी इफरेंट प्रोसेस, क्योंकि अब उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, terminates in short branches known as telondria with slightly enlarged ends called synaptic bulbs. ये स्ट्रक्चर है एक्सॉन का, जो हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। यहाँ पर एक्सॉन का टर्मिनेशन हो रहा है। दे आर ऑल्सो नोन एज टेलोन्ड्रिया, टेलोडेंड्रिया या टेलोन्ड्रिया भी बोल देते हैं इसको। डी साइलेंट भी जो है हम कभी कभी इसको यूजुअली कुछ एक्सेंट के अंदर इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। विद स्लाइटली एनलार्ज्ड एंड्स विद साइनेप्टिक बल्ब्स। ये है स्ट्रक्चर एक टिपिकल न्यूरॉन का, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। वी हैव डेंड्राइट्स, इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, एक्सोन इंफॉर्मेशन को बाहर ले जाएंगे। ठीक है, सेल बॉडी से, ये सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। दिस इज द एक्सेन, जो बीच वाली जो स्पेस है ये हमारा नोड ऑफ रैनवियर है, ये हमारी माइलिन शीट है। ठीक है, ये इसके अंदर जो है सेजुएंट सेल्स हैं, एंड दिस इज द नोड ऑफ रैनवियर एंड एक्सोन टर्मिनल, ये हम देख चुके। चलिए, यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए, प्री साइनेप्टिक एक्सॉन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, ये न्यूरोफिलामेंट्स हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। आप देखिए न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर, एंड दीज आर द डेंड्राइट्स जो कि इंफॉर्मेशन को फिर रिसीव करेंगे। चलिए, अब न्यूरोजलिया की अगर हम बात करें तो न्यूरोजलिया जो सेल्स हैं इनको ग्लियल सेल्स भी बोला जाता है। न्यूरोजलिया को और क्या बोला जाता है, ग्लियल सेल्स भी बोला जाता है, बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स बट प्रोवाइड एसेंशियल सपोर्ट, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन्स।
यानी कि ये क्या करते हैं, ये एक तरीके के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, न्यूरॉन्स को, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे होते हैं। दे आर मोर न्यूमरस देन न्यूरॉन्स एंड आर कैपेबल ऑफ मिटोसिस, यानी कि न्यूरॉन से ज्यादा है न्यूरोजलिया, यानी कि न्यूरोजलिया का नंबर जो है वो न्यूरॉन से भी ज्यादा है। एंड दे आर कैपेबल ऑफ मिटोसिस, मिटोसिस यानी कि एक तरीके से रेप्लिकेट करना अपने सिमिलर सेल्स को। तो मिटोसिस इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है बाय विच अ सेल रेप्लिकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स, अपने ही क्रोमोसोम्स को जो है एक सेल रेप्लिकेट करता रहता है, फिर उसके बाद उनको सेग्रीगेट कर देता है, फिर उसके बाद जो है आइडेंटिकल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस किया जाता है इन प्रेपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। तो ये मिटोसिस जो है ये प्रोसेस होता है। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर जो है लिख देती हूँ। मिटोसिस, राइट? Mitosis, it is a process by which a cell replicates its chromosomes, replicates its chromosomes, अपने ही जो है क्रोमोसोम्स को रेप्लिकेट करता है, एंड देन सेग्रीगेट देम, फिर उनको सेग्रीगेट करता है, एंड देन सेग्रीगेट देम प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, किसके अंदर, सेल डिवीजन की प्रेपरेशन के अंदर, इन टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई इन प्रेपरेशन ऑफ सेल डिवीजन, राइट? चलिए अब आगे बात करते हैं फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ न्यूरॉन्स। देखिए न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है, दोबारा से इसलिए डाला है कि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। एफरेंट एंड सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि इंपल्स को ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम पेरिफेरल सेंस रिसेप्टर्स टू सीएनएस, पेरिफेरल सेंस रिसेप्टर से कहां पर, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन आ रही है। Typically, they have long dendrites and short axons. Receiving और एक्सोन जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं सेल बॉडी से अवे, वी हैव डिस्कस्ड। तो एफरेंट न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, ई यानी कि मोटर न्यूरॉन्स, फिर जो है इंपल्स कहाँ से, सीएनएस के पास, तो एफरेंट ले गए, अब ये इफरेंट सीएनएस के पास से जो है मसल और ग्लैंड्स जिसको इफेक्टर मसल्स बोला गया है उनके पास में लेकर आएंगे। इनके यूजुअली डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं और एक्सोन जो है वो लंबे होते हैं। देन वी हैव इंटर न्यूरॉन्स, एक और टाइप है न्यूरॉन्स का, दैट इज इंटर न्यूरॉन्स। ये होते हैं कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, कहां पर लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड एंटायरली विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कनेक्शंस फॉर्म करते हैं एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में। जो इंटर न्यूरॉन्स है या फिर हम कह सकते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन्स, नाम से देखिए दे आर एसोसिएटिंग, तो ये कनेक्शन जो है किसके बीच में बिल्ड करते हैं, एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करते हैं। इनके भी जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्रॉन्स हैं, वो छोटे होते हैं, और एक्सोन जो है वो शॉर्टर भी हो सकते हैं और लॉन्ग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मोटर न्यूरॉन इस तरह का दिखाई देता है, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन होता है दैट इज मल्टीपोलर इन नेचर, सेंसरी यूनिपोलर होता है, और जो इंटर न्यूरॉन है वो भी मल्टीपोलर इन नेचर होता है। चलिए आगे बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है, नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं, तो सबसे जरूरी है कि सबसे पहले हमें टर्म्स के बारे में पता हो, क्योंकि हमें टर्म्स के बारे में पता होगा तो हम बाकी सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारी इंटरकनेक्टेड सब डिविजन्स हमें देखने को मिलती हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, और नर्वस सिस्टम के अंदर जो है सभी का अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, सभी का अपना स्पेशलाइज्ड रोल है, हर चीज का अपना रोल है। अब इसके अंदर हमारा ब्रेन आता है और हमारा स्पाइनल कोड आता है, यानी कि हमारा ब्रेन और हमारी जो स्पाइन है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब ब्रेन को जो है बचा कर रखा जाता है बाय द स्कल, या फिर हम कह सकते हैं क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी जो है वो हमारे ब्रेन को बचा कर रखती है। देखिए हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ कैविटी होती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। और जो स्पाइनल कोड है
यानी कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल एंड द स्पाइनल कोड ट्रेवल्स फ्रॉम द बैक ऑफ द ब्रेन डाउन द सेंटर ऑफ द स्पाइन स्टॉपिंग इन लंबर रीजन ऑफ द लोअर बैक। यानी कि ये पूरा का पूरा, यानी कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ तक है, हमारे हमारा जो ब्रेन है वहां से लेकर जो हमारा लंबर स्पाइन है, लंबर रीजन है, वहां तक जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो एक तरीके से दे आर प्रोटेक्टिव ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन, यानी कि 3 लेयर की मेम्ब्रेन के अंदर जो है इनको प्रोटेक्ट करके एक तरीके से रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं मेनिंजिस। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। सो मेनिंजिस क्या है? एक ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो कि हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रखती है, बचाकर रखती है। यहाँ पर आप देखिए मेनिंजिस, मतलब ये हमारा ब्रेन है, तो हमारे ब्रेन को देखिए, पहले पिया मैटर है, फिर अरेक्नॉइड है, फिर ड्यूरा मैटर है, यानी कि 3 लेयर्स हैं जिसने हमारे ट्रिपल लेयर मेनिंजिस जिसको हम बोलते हैं, जिसने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा है। फिर उसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको एनाटॉमिस्ट्स ने और जो हमारे फिजियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इसको समझा, लेकिन आज तक भी इसके सारे के सारे सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील नहीं हो पाए हैं। इसको कंप्लीटली जो है हम आज भी नहीं समझ पाए हैं, इसको समझने की कोशिश करते रहते हैं। बेसिकली जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है, हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हमारी जो भी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, हमारी जो सांस जो हम लेते हैं, ब्रीदिंग जो हमारी है, धड़कन जो हमारी चलती रहती है, हॉर्मोन्स जो भी रिलीज होंगे, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि एक तरीके से ये मानकर चलिए कि हमारे शरीर के अंदर सारा का सारा सब कुछ जो है वो कंट्रोल किससे हो रहा है? हमारे नर्वस सिस्टम से हो रहा है। तो हमारा नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर रेटिना, हमारी आई के अंदर होता है रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, आई की जो नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, यानी कि इनको भी कभी कभी सीएनएस का पार्ट बता दिया जाता है, क्योंकि ये जो है हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कोड के साथ साथ ही हैं। क्योंकि ये क्या करती हैं, दे कनेक्ट डायरेक्टली विद द ब्रेन टिश्यू विदाउट इंटरमीडिएट नर्व फाइबर्स। यानी कि ये जो नर्व्स हैं ये हमारे ब्रेन टिश्यू के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड करती है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच में एसोसिएटेड नर्व फाइबर्स नहीं है, यानी कि इंटरमीडिएटेड नर्व फाइबर्स यहाँ पर नहीं है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर नर्व्स होती हैं, गैंग्लिया होता है, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड कि क्या होता है। नर्व्स होती हैं, गैंग्लिया होता है। फिर नर्व्स क्या हैं? दे आर बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व्स के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर्स हैं। जैसे मसल्स के अंदर मसल फाइबर्स हैं, उसी तरीके से नर्व के अंदर क्या है? नर्व फाइबर्स है। क्रेनियल और जो स्पाइनल नर्व्स है हमारी, ये एक्सटेंड करती हैं सीएनएस से पेरिफेरल ऑर्गन्स तक, जैसे मसल्स और ग्लैंड्स तक। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से कहाँ तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है हमारी पेरिफेरल ऑर्गन्स, मसल्स और ग्लैंड्स तक एक्सटेंड करती हैं। फिर गैंग्लिया क्या है? दे आर द कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स बॉडीज लोकेटेड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गैंग्लिया जो है नर्व सेल बॉडीज का कलेक्शन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर लोकेटेड है। चलिए ये देखिए आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप ये देखिए, हमारा जो आर्म्स और हमारे जो लेग्स हैं यूजुअली, ठीक है। चलिए अब सब डिविजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सब डिविजन क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की? एक एफरेंट डिवीजन है और एक इफरेंट डिवीजन है। एफरेंट को सेंसरी बोलते हैं, इफरेंट को मोटर बोलते हैं। इसको याद रखना है, एक तरीके से दोनों जो है सिनोनिम है। इफरेंट बोला गया तो यानी कि मोटर बात हो रही है, और मोटर डिवीजन बोला गया तो इफरेंट डिवीजन की बात हो रही है। तो जो एफरेंट है, सेंसरी डिवीजन है, ये इंपल्स को पेरिफेरल ऑर्गन से सीएनएस के पास में लेकर जाएगा। यानी कि यहां से इंफॉर्मेशन को जो है ये कहाँ लेकर जाएगा? इधर लेकर जाएगा, इधर ब्रेन के पास में, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा है इफरेंट। यहाँ सीएनएस से इंफॉर्मेशन जो है वो पेरिफेरल ऑर्गन्स के पास में आएगी, यानी कि अब इंफॉर्मेशन यहाँ से जो है वो यहाँ पर आएगी काम करने के लिए, ठीक है। चलिए अब मेनिंजिस की बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जो कि ट्रिपल प्रोटेक्शन लेयर है। हमने देखा इसके अंदर जो है एक ड्यूरा मैटर है,
टफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी हुई है, ठीक है। फिर आर्किनॉइड है, ये थोड़ी सी थिन लेयर है जो कि एक तरीके से कॉब वेब का जो स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक धागे धागेदार जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ होता है उसको रिजेंबल करती है। फिर पिया मैटर जो है ये सबसे अंदर वाली है, डेलिकेट मेम्ब्रेन है, यानी कि टाइटली हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को इसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। फिर अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन भी हमारा 4 मेजर ऑर्गन्स के अंदर डिवाइडेड है। किसके अंदर डिवाइडेड है? 4 मेजर ऑर्गन्स के अंदर डिवाइडेड है, मेजर रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है, नॉट ऑर्गन्स, ठीक है। सेरिब्रम है, सबसे लार्जेस्ट पोर्शन जो है ये 2 हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड करता है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पोर्शन है, किसके अंदर डिवाइड करता है? 2 हेमिस्फीयर के अंदर, यानी कि एक लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर और एक राइट साइड का हेमिस्फीयर। ये कनेक्टेड है बाय कॉर्पस कैलिसम। इससे कनेक्टेड है कॉर्पस कैलिसम, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। हर हेमिस्फीयर की जो है, ईच हेमिस्फीयर कंटेन्स 5 लोब्स नेम्ड आफ्टर ओवरलाइंग बोन्स, यानी कि जो भी बोन्स है ब्रेन के अंदर, उन बोन्स के नाम के ऊपर ही जो लोब्स है उन लोब्स का नाम पड़ा है। तो ब्रेन 4 मेजर रीजन्स में डिवाइडेड है। पहला रीजन कौन सा है जिसकी हम बात करें? फर्स्ट रीजन, दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम फर्स्ट रीजन क्या है? सेरिब्रम, जो कि लार्जेस्ट पोर्शन है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर में ये डिवाइडेड है। किससे कनेक्टेड है? ये कॉर्पस कैलिसम से कनेक्टेड है, जो कि कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, एनहेंस करता है, एनकरेज करता है। हर हेमिस्फीयर के अंदर 5 लोब्स है और वो लोब्स किसके ऊपर? उनके नाम है ओवरलाइन बोन्स के ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पर सेरिब्रम, ये फ्रंटल लोब है, किसके ऊपर नाम पे? फ्रंटल बोन के नाम पे। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल बोन के नाम पे। ऑक्यूपिटल, ऑक्यूपिटल बोन के नाम पे। पेराइटल लोब, पेराइटल बोन के नाम पे। लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये यहाँ पर, और ये राइट हेमिस्फीयर है। हमने बात किया था 2 हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइडेड है, एक लेफ्ट और एक राइट। 2 है तो एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं डायंसिफिलन, दूसरा रीजन। ये ब्रेन के रीजन्स की हम बात कर रहे हैं। डायंसिफिलन, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर डायंसिफिलन की लोकेशन, ठीक है। डायंसिफिलन जो है ये सेंट्रली लोकेटेड है, यानी कि सेंटर में लोकेटेड है। इसके अंदर हमारा थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है और एपीथैलेमस आता है। क्या क्या आता है इसके अंदर? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस भी बेसिकली एक तरीके का ब्रेन स्ट्रक्चर ही है। सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी हम अपने सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर प्रोसेस होती हैं बिफोर दे आर बीइंग सेंट टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉर इंटरप्रिटेशन। यानी कि जो इंफॉर्मेशन आएगी ब्रेन के पास में, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रोसेस हो रही है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस होगी, तो उससे पहले उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कहाँ पर लाया जाएगा? उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को लाया जाएगा थैलेमस के यहाँ पर। एक्सेप्ट स्मेल, स्मेल जो हमें जो स्मेल आती है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आती। उसके अलावा सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है। तो थैलेमस सर्व्स एज अ रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंपल्सेस, यानी कि सेंसरी इनपुट, सेंसरी इंपल्स आ रहे हैं। और जो हाइपोथैलेमस है ये रेगुलेट करेगा विसरल एक्टिविटीज को, होम्योस्टेटिस को। यानी कि हाइपोथैलेमस किसका काम करेगा? होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने का काम करेगा, एक संतुलन को मेंटेन करने का, एक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेगा। और वहीं पर एपिथैलेमस क्या काम करेगा? प्यूबर्टी ऑनसेट के अंदर और जितने भी रिदमिक साइकिल्स हैं उनके अंदर, यानी कि एक तरीके से हमारा जो ब्रेन के पार्ट्स हैं उन सबको हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है उससे कनेक्ट करके रखता है। तो डायंसिफेलन के अंदर थैलेमस है, एपिथैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। यहाँ पर आप देखिए थैलेमस, राइट थैलेमस, लेफ्ट थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, एंड देन सेरिबेलम। तो थैलेमस की हम बात कर रहे थे, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। सो थैलेमस इज बेसिकली, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस एक्सेप्ट स्मेल, ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसेस एक्सेप्ट स्मेल, यानी कि स्मेल को छोड़कर बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है मस्ट बी प्रोसेस्ड हेयर बिफोर बीइंग सेंट टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
must be processed here before being sent to कहाँ पर बिफोर बीइंग सेंट टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉर इंटरप्रिटेशन, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो इंटरप्रेट करेगा इंफॉर्मेशन को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉर इंटरप्रिटेशन, राइट। फिर दूसरा हमारा हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, मेन काम है, हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन है होम्योस्टेटिस को मेंटेन करके रखना। एग्जाम में ये आपके पास इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, थैलेमस का क्या पूरा रोल है, हाइपोथैलेमस का क्या पूरा रोल है, और जो एपिथैलेमस है ये कनेक्ट करेगा हमारे लिम्बिक सिस्टम को टू अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। एपिथैलेमस का एक तो प्यूबर्टी ऑनसेट के अंदर रोल है, एक और एपिथैलेमस का रोल है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर हिंदी में लिखा है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस का एक और क्या रोल है, इट कनेक्ट्स आवर लिम्बिक सिस्टम टू द, किससे, ब्रेन से, कनेक्ट्स लिम्बिक सिस्टम टू अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। चलिए आगे चलेंगे। ये हमारा तीसरा क्या है, ब्रेन स्टेम। ये किसके बीच में है, डायंसीफेलन और स्पाइनल कोड के बीच में है ब्रेन स्टेम, ठीक है। इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। क्या है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। तो जो ब्रेन स्टेम है, यहाँ पर आप देखिए डायग्राम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेन स्टेम, तीन पार्ट्स है इसके अंदर, मेडुला ओब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन बेसिकली जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन क्या करेगा, हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा, जो कि विजन देखने के लिए और सुनने के लिए जरूरी है, विजन और हियरिंग वाली इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा क्या, मिड ब्रेन। कौन सी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा, याद रखना है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर विजन एंड हियरिंग। पोन्स की अगर बात करें तो पोन्स नॉर्मली जितनी भी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज होती हैं, उन सारी की सारी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज को, अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को हैंडल करता है, जैसे ब्रीदिंग होगी, हार्ट रेट हो गई, हार्ट बीट हो गई, ठीक है। चलिए, तो पोन्स क्या करेगा, इट रेगुलेट्स अन, या फिर हैंडल अनकॉन्शियस प्रोसेसेस, हैंडल भी हम इसको कह सकते हैं, रेगुलेट भी हम इसको कह सकते हैं, तो बेटर वुड बी कि हम हैंडल बोलें। So it basically handles unconscious activities which we do not do consciously, unconscious activities, right। एग्जाम्पल, ब्रीदिंग अनकॉन्शियसली होती है, या आप इसमें कोई मतलब कॉन्शियसली इसको करते हैं, अपने आप होती रहती है। देन द फोर्थ वन इज सेरिबेलम, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन है ये, किसके नीचे लोकेटेड है, सेरिब्रम ऑक्यूपिटल लोब, ऑक्यूपिटल बोन के नीचे हमारी जो है सेरिबेलम लोकेटेड है। यहाँ पर आप देखिए, ये ब्रेन स्टेम का साइड व्यू है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारे फिर आगे जाके स्पाइन एक्सटेंड हो रही है इस तरीके से। सेरिबेलम आप देख लीजिए, सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, सेरिबेलम को और क्या बोला जाता है, लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है। चलिए, ये हिंदी में है, यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है, सबको जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, ब्रेन के अंदर दिस इज द सेरिब्रम, सबसे एकदम बड़े वाला हिस्सा, ये हमारा क्या है, सेरिब्रम। कितना ब्यूटीफुली जो है ये हमें देखने को मिल रहा है, और आप देखिए मतलब ये कितना ज्यादा फंक्शन जो है हमारी बॉडी का हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, लॉट ऑफ फंक्शंस आर कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड बाय इट। ये हमारा डायंसीफेलन है सेंटर में एक तरीके से, ये ब्रेन स्टेम है, और ये हमारा सेरिबेलम है। चार रीजन्स की हमने बात की है, सेरिब्रम, डायंसीफेलन, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। अब वेंट्रिकल्स एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की हम बात करते हैं, जैसे हमारे जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड होता है, उसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर भी फ्लूइड होता है, ठीक है। अब देखिए वेंट्रिकल्स एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड,
ब्रेन कंटेन्स, ब्रेन के अंदर इंटरकनेक्टेड फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं जिसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वेंट्रिकल्स बेसिकली एक तरीके से क्या हैं, ये कम्युनिकेटिंग नेटवर्क्स हैं, कम्युनिकेशन के अंदर रोल प्ले होता है इनका। क्या है ये, कम्युनिकेटिंग नेटवर्क्स, दे प्ले अ रोल इन कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेटिंग नेटवर्क्स है, और जो फ्लूइड होता है वो इन कैविटीज के अंदर फिल्ड होता है। फ्लूइड जो है वो इन कैविटीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। स्पाइनल कोड के अगर डायग्राम के अंदर देखेंगे फ्लूइड ब्रेन के अंदर किस तरीके का दिखाई देता है। स्पाइनल कोड की बात करें तो स्पाइनल कोड जो है वो एक्सटेंड होती है फ्रॉम फोरमन मैग्नम टू फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, यानी कि यहां से लेकर जो है फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा यहाँ तक हमारी स्पाइन जो है वो एक्सटेंड होती है, स्पाइनल कोड एक्सटेंड होती है। ब्रेन की तरह ये भी जो है इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय बोन, मेनिंजेस एक्सेट्रा, यानी कि इसके चारों तरफ भी प्रोटेक्टिव लेयर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। 31 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है ये। 31 सेगमेंट्स के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, सर्वाइकल की 8, थोरेसिक की 12, लंबर की 15, सैक्रल की 5 और कोकोइक्सिल की 1। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको आई जस्ट राइट इट, यहीं पर मैं इसको लिख देती हूँ। T7 यानी कि सर्वाइकल 7, T यानी कि थोरेसिक 12, L लंबर रीजन में 5 हैं, सैक्रल S सैक्रल के अंदर भी 5 हैं, और कोकोइक्सल के अंदर कितनी है, 1 है। तो दिस मेक्स 31 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कोड। चलिए अब ये देख लीजिए वेंट्रिकल्स ब्रेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये एज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है रोल प्ले करते हैं, काम करते हैं। चलिए आगे चलेंगे। ये फ्लूइड आप देख लीजिए ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, जिसका काम है बेसिकली एक तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करना हमारे ब्रेन को, वेस्ट रिमूवल के अंदर काम करना, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके काम करना। तो कितने सारे फंक्शंस हो गए इसके। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन की प्रोटेक्शन करके रखना। उसके अलावा इसका क्या काम हो गया, नरिशमेंट प्रोवाइड करना एंड वेस्ट रिमूवल, इट प्रोवाइड नरिशमेंट ऑल्सो। ठीक है, उसके अलावा जो है वेस्ट रिमूवल के अंदर भी ये रोल प्ले करता है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का अपना रोल है, ये हिंदी में है। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। देखिए जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी हमारे नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, बट ये पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कोड से बाहर लाई करता है। कहाँ पर लाई करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड से बाहर लाई करता है। इसका मेन रोल क्या है, सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी टू योर ब्रेन, यानी कि इसका जो रोल है वो क्या है, हमारे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन भेजना अलग अलग जगह से, अलग अलग एरियाज से। ठीक है, एज वेल एज कैरिंग आउट कमांड्स फ्रॉम योर ब्रेन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यानी कि ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन भेज देना, और फिर जो ब्रेन से जो भी मैसेज, जो भी कम्युनिकेशन आएगा, जो भी कमांड आएगी उसको भी कैरी आउट करना फ्रॉम ब्रेन टू बाकी जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उन तक। चलिए अब इसकी एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम डिवीजन है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवीजन है। स्टार्टिंग में हमने बात किया था सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। तो सोमैटिक के अंदर हमारी स्किन, हमारी मसल्स आएंगी। कॉन्शियस एक्टिविटीज जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है। अनकॉन्शियस एक्टिविटीज जिनको हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और विसरल ऑर्गन्स को जो है कनेक्ट करता है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और ये सारी की सारी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। फिर उसके बाद हमारा पेरिफेरल है, मोटर सेंसरी, ऑटो, फिर मोटर फर्दर जाके डिवाइड्स इनटू ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक, ऑटोनॉमिक फर्दर जाकर डिवाइड्स इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। चलिए आगे चलेंगे, बात करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व। नर्व के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नर्व के अंदर क्या होता है, नर्व के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं, एक्सोन्स हैं, डेंड्रॉन्स हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है, सराउंडेड है। यानी कि एक्सोन और डेंड्रॉन्स के चारों तरफ क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। सेंसरी नर्व्स जो हैं उसके अंदर एफरेंट फाइबर्स होते हैं।
क्या होते हैं? एफरेंट फाइबर, जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं, इनपुट को लेकर जाते हैं, स्टिमुलस को लेकर जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन डेंड्राइट्स भी बोलते हैं। मोटर नर्व्स के पास में इफरेंट फाइबर होते हैं। तभी तो इफेक्टर्स बोला है मसल्स को और ग्लैंड्स को। तो मोटर न्यूरॉन एक्सोन भी बोलते हैं। फिर एक मिक्स नर्व्स होती हैं हमारी, यानी कि एक सेंसरी हो गई, एक मिक्स्ड हो गई और एक मोटर हो गई। 3 तरीके की हमारी हो गई। मिक्स्ड के अंदर दोनों ही तरीके के फाइबर्स होंगे, सेंसरी के भी और मोटर के भी। अब जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे एक है एपिन्यूरियम, यानी कि ये हर नर्व को सराउंड करती है। हर एक नर्व को कौन सराउंड करता है, यानी कि हर नर्व के चारों तरफ कौन सी लेयर है? एपिन्यूरियम है। फिर बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स, फेसिकुलस जिसको हम बोलते हैं, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स के चारों तरफ कौन सी है? पेरिनियम है। फिर इंडिविजुअल नर्व फाइबर के चारों तरफ कौन सी है? एंडोन्यूरियम है। देखिए, ईच नर्व की बात हो रही है यहाँ पर फर्स्ट में। हर एक नर्व को कौन सराउंड कर रहा है? एपिन्यूरियम। लेकिन हर एक नर्व फाइबर को कौन सराउंड कर रहा है? एंडोन्यूरियम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एपिन्यूरियम में नर्व की बात है खाली, और एंडोन्यूरियम में नर्व फाइबर की बात है। ब्लड वेसल्स जो हैं, दे में ऑल्सो बी एनक्लोज्ड विद इन द कनेक्टिव टिश्यू लेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम और एंडोन्यूरियम। ठीक है, माइलिन शीट, नर्व फाइबर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलंटरी फंक्शन करता है, यानी कि हमारे कंट्रोल से, हमारे हिसाब से फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, फंक्शंस इनवॉलंटरी किस किस को रेगुलेट करता है? हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, ग्लैंड्स की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको रेगुलेट करता है। बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिस मेंटेन करके रखता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को, यानी कि वो सारी की सारी चीजें जो कि हमारे हाथ में नहीं है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 डिविजन्स हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, ये हमने देखा भी था। सिंपैथेटिक क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, रिस्टोर करेगा। यानी कि आप इस तरीके से समझिए कि आप किसी काम को करने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ये हो रहा है कि हाँ, इस काम को बस मैं अब कर लूँ इस काम को। तो यानी कि आपका सिंपैथेटिक जो डिवीजन है दैट इज़ वर्किंग। और अगर आपका कोई काम को करने का मन भी कर रहा है, फिर भी आपकी बॉडी आपको कह रही है नहीं, आई नीड सम रेस्ट, थोड़ा और रेस्ट करना है यहाँ पर, थोड़ा और रेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, वो आपका वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो नर्व्स का फंक्शन है वो पूरा का पूरा इम्पेयर हो जाता है। और आप देखिए, नर्व्स जो है वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं। अगर नर्व्स का फंक्शन पूरा इम्पेयर हो जाएगा, तो क्या होगा? बेसिकली सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, पैरालिसिस की सिचुएशन आ जाएगी। कम्युनिकेशन नहीं होगा उस हिस्से में, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा? वो पार्ट बॉडी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो नर्व की जो इंजरीज हैं, उनकी वजह से भी हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे नंबनेस हो गया, ठीक है, बिल्कुल एकदम सुन्न हो जाना, पिन्स एंड नीडल्स की सेंसेशंस हो गई, ऐसे चुभन चुभन सी महसूस होना। सिवियर डैमेज अगर हो गया, तो उस एरिया की मूवमेंट भी अफेक्ट हो सकती है। अब कारण क्या है नर्व के डैमेज होने के? बहुत सारे कारण हैं, जैसे इन्फेक्शंस की वजह से, कैंसर की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होते हैं, आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर क्या होता है? बेसिकली जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, इम्यून सिस्टम हमारा फर्क नहीं समझ पाता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है बिटवीन हेल्दी टिश्यूज, कि स्वस्थ टिश्यूज कौन से हैं बॉडी के अंदर, और हार्मफुल एंटीजेंस कौन से हैं, यानी कि स्वस्थ और अस्वस्थ एक तरीके से बॉडीज के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। जैसे डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज है, रेमेटोइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून है, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। रेमेटोइड अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है? जो इम्यून सिस्टम होता है, वो इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है हेल्दी सेल्स को, बाय मिस्टेक अटैक करने लगता है।
बाय मिस्टेक जो है इम्यून सिस्टम किसको अटैक करने लगता है, हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से फिर पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। और डायबिटीज में तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम इसके साथ में होने लग जाती हैं, जैसे पेन होने लग जाता है, टिंगलिंग काइंड ऑफ सिचुएशन, ऐसे खुजली खुजली सी रहना पूरा टाइम लेग्स के अंदर, पैरों में या फिर फीट में, तलवे में हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है ये आपको याद रखना है। स्ट्रोक यानी कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, इन्फेक्शंस की वजह से, कैंसर्स की वजह से, बहुत सारे रीजंस हैं। तो स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, जब ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल होता है जो कि ब्लड को कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहा है, वो ब्लॉक हो जाए, बर्स्ट हो जाए, तो ब्रेन टिश्यू की डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से जो नर्व्स है उनका सिग्नल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ब्रेन टिश्यू ही नहीं रहेगा तो नर्व्स को सिग्नल कहाँ से मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो यानी कि इस तरीके का जो सिचुएशन जब होती है तो स्ट्रोक की सिचुएशन आ जाती है। ये माइल्ड भी हो सकती है और बहुत ज्यादा सिवियर भी हो सकते हैं। किसी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से भी जो है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर डैमेज देखने को मिल सकता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से भी डैमेज देखने को मिल सकता है। जैसे कैंसर के अंदर जो कीमोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल अगर आप ले लेते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ड्रग्स आप कंज्यूम करते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उनकी वजह से भी हमारे नर्व्स का डैमेज होने का चांस पूरा पूरा रहता है। और खासकर जिन लोगों को किडनी डिजीज है, यानी कि किडनी इश्यूज हैं जिन लोगों को, यानी कि टॉक्सिन्स प्रॉपरली बॉडी फिल्टर नहीं कर पाती है, तो उस सिचुएशन में भी हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट होने के चांसेस काफी रहते हैं। अब एजिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एज के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो न्यूरोनल सिग्नल्स हैं, यानी कि हमारी जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो भी स्लोर हो जाते हैं। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस यानी कि आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया विदाउट कॉन्शियस थॉट, यानी कि आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया बिना कुछ सोचे समझे एज अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, यानी कि कोई भी स्टिमुलस आपको दिखा और आपने बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन आपने कर दिया, दैट इज अ रिफ्लेक्स। कुछ इंडिविजुअल्स को जो है पैरों में, हाथों में, कुछ बॉडी पार्ट्स में जो है वो सेंसेशंस हो सकता है कम महसूस हो, जैसे जैसे एज बढ़ेगी। फिर कॉमन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स काफी हैं जो देखने को मिलती हैं, जैसे एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी के अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल ब्रेन जो है एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है विच लीड्स टू सीजर्स। एपिलेप्सी के अंदर बेसिकली क्या होता है, ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर हो जाता है ड्यू टू रिपीटेड सीजर्स। रिपीटेड सीजर्स जो है वो ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल ब्रेन एक्टिविटी देखने को मिलती है विच लीड्स टू सीजर्स। तो एक तरीके से ब्रेन के अंदर जो सीजर्स हैं वो बार बार हमें देखने को मिलते हैं। बात आती है कि सीजर्स क्या होते हैं। सीजर्स आर बेसिकली सडन बिहेवियर जो है वो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल फंक्शंस का वो एकदम से चेंज हो जाता है, यानी कि इट इज द सडन बिहेवियर विच इज, सडन बिहेवियर के अंदर ऑल्ट्रेशंस जो है हमें देखने को मिलती है। सडन ऑल्ट्रेशंस ऑफ बिहेवियर ड्यू टू या तो टेम्परेचर चेंजेस या फिर इलेक्ट्रिकल फंक्शंस ब्रेन के अंदर, यानी कि ब्रेन की एक्टिविटीज जो है वो मिसमैनेज हो रही है। देन मेनिंजाइटिस, ब्रेन की जो कवरिंग मेम्ब्रेन है, मेनिंजिस, याद करो डायग्राम के अंदर हमने देखा था, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। पार्किंसन डिजीज ओल्ड एज के अंदर जो है ये हमें काफी देखने को मिलता है, पार्किंसन डिजीज। ठीक है, पार्किंसन डिजीज के अंदर बहुत सारी अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं बॉडी पूरी, जो है शेकिंग बहुत होती रहती है। तो इसके अंदर जो है न्यूरॉन्स का लॉस हो जाता है मिड ब्रेन के अंदर, जिससे ट्रैमर्स, मूवमेंट्स करने में डिफिकल्टी होती है। स्ट्रोक वी हैव डिस्कस, जहां पर सफिशिएंट ब्लड फ्लो नहीं आ पाता है। फिर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन विद इन अ न्यूरॉन। अब हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स किस तरीके से ट्रांसमिट करती है, एक न्यूरॉन के अंदर जो है वो नर्व कैसे ट्रांसमिट करती है, इसके बारे में हम अब बातचीत करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम को अगर फंक्शन करना है तो नर्व इम्पल्स को इधर से उधर जाना ही पड़ेगा। नर्वस सिस्टम को अगर फंक्शन करना है तो नर्व इम्पल्स को इधर से उधर जाना ही पड़ेगा। अगर नर्वस सिस्टम को फंक्शन करना है तो न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन्स
इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करें और रिसीव करें। ध्यान देना है अब आपने। मैं आपको एक-एक वर्ड इसीलिए समझा रही हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आए। कंप्लीटली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? नर्वस सिस्टम को फंक्शन करना है तो न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट होना होगा, सिग्नल्स को रिसीव होना होगा, यानी कि न्यूरॉन्स को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होंगी। फिर न्यूरॉन्स के अंदर चार्ज्ड सेलुलर मेम्ब्रेन्स होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं। पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस आपने पढ़ा होगा साइंस में कभी ना कभी, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है? तो न्यूरॉन्स के पास में चार्ज्ड सेलुलर मेम्ब्रेन्स होते हैं विद वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी कि न्यूरॉन्स के पास में जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर जो है सेल के अंदर का एनवायरनमेंट और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो है वोल्टेज में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। या तो अंदर कम होगी, बाहर ज़्यादा होगी, बाहर कम होगी, अंदर ज़्यादा होगी। ठीक है? तो वोल्टेज डिफरेंस हमें चार्ज्ड सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है जो कि न्यूरॉन्स पोजेस करते हैं। अब ये मेम्ब्रेन जो है ये चेंज हो सकती है या तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिस्पॉन्स में या फिर एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, यानी कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का जो चार्ज है एक तरीके से, मेम्ब्रेन के अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो किसके रिस्पॉन्स में चेंज हो सकते हैं, यानी कि पार्टिकल्स अंदर वाले बाहर चले जाएं, बाहर वाले अंदर चले जाएं, यानी कि पार्टिकल्स का चेंज होना वो किसके रिस्पॉन्स में हो सकता है, इन रिस्पॉन्स टू न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि एसिटाइलकोलाइन, सेरोटोनिन, गाबा, ये सारे के सारे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब न्यूरोनल चेंज्ड मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो देखिए न्यूरॉन्स, लिपिड, बाइलेयर मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है टू आयंस एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। जो मेम्ब्रेन या तो परमिएबल होती है या फिर इम्परमिएबल होती है, या तो वो मॉलिक्यूल्स को अलाव करती है पास होना या फिर मॉलिक्यूल्स को अलाव नहीं करती है पास होना। लेकिन जो हमारे न्यूरॉन्स की जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आप देखिए लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन यानी कि दो मेम्ब्रेन्स, ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, न्यूरॉन्स की। तो आयन की मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ न्यूरॉन्स रिलाई करती है आयन के चैनल्स के ऊपर, जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं स्पैनिंग द मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन के चारों तरफ स्पेशलाइज्ड जो है, मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन के पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है? वहां पर आयन की मूवमेंट जो है वो न्यूरॉन से अंदर आना, न्यूरॉन से बाहर जाना, ठीक है, वो रिलाई करेगी आयन के चैनल्स के ऊपर। आयन के चैनल्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, उनके ऊपर उसकी मूवमेंट डिपेंड करेगी। फिर से देखिए, फिर से समझिए। न्यूरॉन्स के पास में जो है लिपिड यानी कि फैट, फैट की एक बायलेयर मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक आउटर लेयर होती है और एक उसके अंदर इनर लेयर होती है। वो मेम्ब्रेन होती है दैट इज इम्परमिएबल टू आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस जो भी होंगे वो उनके लिए इम्परमिएबल है। कैसी है? इम्परमिएबल है, ठीक है, पर नॉट परमिएबल, इम्परमिएबल है टू द आयंस एंड जितने भी चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो ये आयंस की मूवमेंट है जो कि न्यूरॉन्स से अंदर बाहर जाएगी, यानी कि आयंस मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ न्यूरॉन्स, ये किसके भरोसे है? ये आयन के चैनल के ऊपर है। चैनल खुलेगा तो मूवमेंट होगी, चैनल बंद होगा तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। और ये आयन चैनल्स क्या है? ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं स्पैनिंग द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के चारों तरफ। अब आयन चैनल्स जो हैं ये एग्जिबिट करेंगे वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस, यानी कि आयन के चैनल्स जो हैं वो खुले भी हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं और इनएक्टिव स्थिति में भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो होते हैं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स यानी कि दे हैव सम डिग्री ऑफ वोल्टेज कैरिंग विद देम, दे कैरी सम डिग्री ऑफ चार्ज विद देम। ये स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे इन रिस्पॉन्स टू वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, यानी कि वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट करेगी तो ये क्या करेंगे? ये स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे वोल्टेज फ्लक्चुएशन के रिस्पॉन्स में, ठीक है, रिजल्टिंग रेगुलेटिंग आयन कॉन्सेंट्रेशंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर और बाहर की आयन जो कॉन्सेंट्रेशन है, कितने आयन्स अंदर हैं, कितने आयन्स बाहर हैं, उस कॉन्सेंट्रेशन को भी ये चेंज कर देंगे, उस कॉन्सेंट्रेशन को भी रेगुलेट करेंगे एक तरीके से, ठीक है? चलिए, अगर आपको याद हो बहुत पहले जब इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर नहीं रहती थी या कम पावर में, कम वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी आती थी, तो हम लोग एक वो यूज करते थे घरों के अंदर ना,
मीटर काइंड ऑफ, नॉट मीटर एग्जैक्टली, एक वोल्टेज ही बोलते थे उसको, हम वोल्टेज हम यूज करते थे, जो कि वो जो पूरा का पूरा जो है चार्ज पार्टिकल्स का प्रोसेस है, उसको पूरे के पूरे को, अगर लाइट कम आ रही है, वोल्टेज कम है, तो उसको मेंटेन करके रखिए, अगर ज्यादा होती तो फिर तो कोई परेशानी नहीं होती, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आज के दिन प्रॉपर जो है वोल्ट लेवल पे प्रॉपर उस पे लाइट आती है, तो वोल्टेज आजकल आपको ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो आयन चैनल्स का जो है इस तरीके से आप देखिए, ये ओपन व्यू है, ये ओपन होंगे तभी तो आयंस ट्रांसफर होंगे, और ये क्लोज व्यू है, आप देख सकते हैं। चलिए, और ये क्या है, लिपिड मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर, आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल। अब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं। कैसे चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स हैं। हमने बात की जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो तीन उसमें होंगे, क्लोज होंगे, यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर हैं, अब रेस्टिंग पोटेंशियल स्थिति में क्लोज होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ओपन होंगे, नर्व इम्पल्स आएगी तो ओपन होंगे, गेट्स ओपन होंगे, और सोडियम जो है वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। यहाँ पर देखिए सोडियम सेल से बाहर है, अब ये रेस्टिंग सिचुएशन में है, कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो रही, रेस्टिंग सिचुएशन में है। अब यहाँ पर ये ओपन हो गए हैं, तो यहाँ पर आप देखिए चैनल्स जो है वो ओपन हो गए हैं, तो सोडियम आयंस जो है वो अंदर चले गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए इनएक्टिविटी सिचुएशन है, यानी कि थोड़ा सा टाइम, एक्टिवेशन के बाद थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है जब चैनल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है, कोई एक्टिविटी ही नहीं करता है बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। रेस्टिंग सिचुएशन के अंदर जब एक्टिविटीज हैं, अ न्यूरॉन एट रेस्ट, जब एक न्यूरॉन रेस्ट की सिचुएशन में है, तो ये नेगेटिव चार्ज मेंटेन करता है। कैसा चार्ज मेंटेन करता है, नेगेटिव चार्ज मेंटेन करता है, विद द इंटीरियर अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीवॉट्स, यानी कि अंदर का, सेल के अंदर का जो है चार्ज वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 70 millivolts, more negative than the exterior, यानी कि -70 millivolts, subject to neuron type and species। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो इंटरनल जो चार्ज है, इंटरनल जो वोल्टेज है, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 70, तो इंटरनल जो एनवायरमेंट है दैट इज मोर नेगेटिव। अब जो वोल्टेज है इट इज टर्म्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कितनी है वोल्टेज, -70 मिलीवोल्ट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीवोल्ट मोर नेगेटिव देन द एक्सटीरियर, बाहर के एनवायरमेंट से -70 ज्यादा है, मोर नेगेटिव है, रिजल्टिंग फ्रॉम आयन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स। यानी कि जो ये वोल्टेज है ये कहाँ से आई है, जो सेल के अंदर का और सेल के बाहर का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है आयंस का, यानी कि कौन से आयंस, सोडियम आयंस, कौन से वाले आयंस कितने कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ पर कितने आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर और सेल के बाहर, उसके बेसिस पर हमारी जो वोल्टेज है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की सिचुएशन के अंदर वो डिफाइन होगी। चलिए, अब आयन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर आप पाएंगे कि अगर मेम्ब्रेन इक्वली परमिएबल है, सारे आयंस जिसका मन करे अंदर आते जाओ, सोडियम हो पोटेशियम हो सब आते जाओ अंदर, तो ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट जो है पहुंच जाएगी जहां पर आयंस फ्रीली फ्लो करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि इधर से उधर फ्री फ्लो हो रहा है, आयंस का फ्री मूवमेंट हो रही है अगर मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है तो। लेकिन आयन मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, परमिएबल नहीं होती है। वो रेस्ट्रिक्टेड इसलिए होती है ताकि जो आयन कंसंट्रेशन है सेल के अंदर और सेल के बाहर वो मेंटेन रहे। ठीक है, वो जो जिस नेचर में होनी चाहिए, जिस कॉम्बिनेशन के अंदर होनी चाहिए, उसी कॉम्बिनेशन के अंदर रहे। अब पोटेशियम आयंस के रोल की अगर हम बात करते हैं, के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, तो पोटेशियम आयन के रोल्स में देखिए जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है तो उस टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, यानी कि उस टाइम पर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो उस टाइम पर जो प्राइमरी जो मेन इन्फ्लुएंस होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस का, ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयंस, किसका होता है, पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयंस का। तो पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस है वो सेल के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे ड्यू टू नेट मूवमेंट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि पोटेशियम पॉजिटिव वाले चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड
पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो है वो सेल के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे नेट मूवमेंट की वजह से अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि एक तरीके से हाफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में कैसे जो है आयंस की कॉन्सेंट्रेशन वो चेंज होती है। अब क्रिएशन ऑफ नेगेटिव रेस्टिंग पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एस्टेब्लिश होती है, मेंटेन होती है जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन रिलेशन टू इंट्रा सेलुलर साइटोप्लाज्म। यानी कि इंट्रा सेलुलर साइटोप्लाज्म के बजाय एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्सकेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाती है तो नेगेटिव रेस्टिंग पोटेंशियल की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है टू पोटेशियम आयंस देन सोडियम आयंस। यानी कि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम आयंस की बजाय सोडियम आयंस को ज्यादा अलाउ करती है, ज्यादा परमिट करती है, यू कैन से। अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? सोडियम पोटेशियम दोनों ही मिनरल का पंप क्या होता है? यानी कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो हेल्प करता है इन मेंटेनिंग रेस्टिंग पोटेंशियल वंस एस्टेब्लिश। एक बार रेस्टिंग पोटेंशियल की सिचुएशन के अंदर अगर आ गए तो उस पोजीशन को, सिचुएशन को मेंटेन करने में सोडियम पोटेशियम पंप का रोल होता है। ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है दो पोटेशियम आयंस इनटू द सेल और रिमूव करेगा 3 सोडियम आयंस फॉर ईच एटीपी कंज्यूम्ड। जब जब एटीपी कंज्यूम होगा यानी कि फॉर एवरी एटीपी कंज्यूम्ड, फॉर ईच एटीपी कंज्यूम्ड, 2 पोटेशियम आयंस जो है वो सेल के अंदर जाएंगे और 3 सोडियम आयंस जो है वो सेल से बाहर जाएंगे। कैल्शियम आयंस की अगर हम बात करें तो कैल्शियम आयंस जो है वो सेल के बाहर जो है यूजुअली एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, ड्यू टू रिपल्शन बाय नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, इस वजह से कैल्शियम आयंस जो है वो सेल के बाहर एक्यूमुलेट होते हैं बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन यानी कि मूवमेंट अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इसीलिए ये अंदर है तो ये बाहर बाहर ही एक्यूमुलेट हो रहे हैं। रिपल्शन, आई विल राइट इट आल्सो। रिपल्शन यानी कि मूवमेंट अवे फ्रॉम ईच अदर, मूवमेंट अवे फ्रॉम ईच अदर। चलिए अब एक्शन पोटेंशियल की बात करें। अभी तक हमने बात की थी रेस्टिंग पोटेंशियल की, अब बात करें एक्शन पोटेंशियल की। देखिए न्यूरॉन्स जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ठीक है, तभी पूरी बॉडी के अंदर जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी। सो न्यूरॉन्स कैन ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, दे कैन ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स अपॉन सफिशिएंट इनपुट सेंड सिग्नल टू डाउनस्ट्रीम न्यूरॉन्स। यानी कि सफिशिएंट इनपुट मिलता रहेगा तो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। अब जो ट्रांसमिशन है सिग्नल्स का बिटवीन न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व करता है। न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन हो गया, एसिटाइलकोलाइन हो गया, एंडोर्फिन्स हो गया, डोपामिन हो गया, ठीक है। हालांकि विद इन अ न्यूरॉन यानी कि फ्रॉम डेंड्रोन टू एक्सोन टर्मिनल, न्यूरॉन का डेंड्रोन से लेकर एक्सोन टर्मिनल तक न्यूरॉन का हमने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, यानी कि डी से लेकर एक्सोन तक विद इन अ न्यूरॉन ये रिलाय करेगा ऑन अ ब्रीफ रिवर्सल ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नोन एज एक्शन पोटेंशियल। यानी कि रिवर्सल यानी कि चेंज टू एन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाना किसका? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, उसके ऊपर रिलाय करेगा, इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। चलिए अब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग और आयंस के चैनल्स की अगर हम बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये किसके साथ में बाइंड होते हैं, किसके साथ में जुड़े हुए होते हैं? डेंड्रॉन्स के रिसेप्टर्स के साथ में। डेंड्राइट्स होते हैं तो डेंड्राइट्स के रिसेप्टर्स के साथ में, जो कि फिर आयन चैनल्स को ओपन करने के लिए फैसिलिटेट करेंगे, ट्रिगर करेंगे एक तरीके से। फिर जहां पर एक्साइटेटरी साइनेप्स है ये ओपनिंग जो है अलाउ कर देगी पॉजिटिव आयंस को न्यूरॉन्स के अंदर एंटर कर जाना, लीडिंग टू मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। एक्साइटेटरी साइनेप्स के यहाँ से जब ओपनिंग, यहाँ एक्साइटेटरी साइनेप्स के यहाँ से जो है एक तरीके से चीज हमारी ये एक्टिविटी हमारी स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद जो है ये ओपनिंग जो है जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं उनको न्यूरॉन के अंदर जाने के लिए अलाउ कर देगी,
जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो जाएगा। मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स लेस नेगेटिव, रिड्यूसिंग द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द न्यूरॉन्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। न्यूरॉन के अंदर और बाहर के का डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। सो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स लेस नेगेटिव। फिर यहाँ पर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है, स्टिमुलस आया सेंसरी सेल से या फिर अदर न्यूरॉन से, वो डीपोलराइज कर देगा टारगेट न्यूरॉन को उसके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक। टिपिकली कितना, नॉर्मली -55 तक। कितना, कहां तक कर देगा, -55 तक। अब ये इनिशिएट करेगी कि सोडियम चैनल्स जो हैं इनटू द एक्सोन हिलॉक वो ओपन हो जाए एंड अलाउ पॉजिटिव आयंस टू एंटर द सेल। यहाँ पर ये हमारा एक्सोन हिलॉक वाला रीजन, ठीक है, ये ऐसी जो कि हमारे सेल बॉडी को जो है न्यूरॉन की कनेक्ट करती है विद द एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन। चलिए, अब रीस्टोरिंग ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन से एक्शन पोटेंशियल में, एक्शन पोटेंशियल से अब रीस्टोर करना है रेस्टिंग पोटेंशियल को। देखिए, फॉलोइंग डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, डीपोलराइजेशन यानी कि जब कोई ना कोई चेंज अकर होता है, व्हेन अ चेंज अकर्स इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर कोई भी चेंज होता है दैट कॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, उसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो ऑल्टर हो जाएंगे। ऑल्टर हो जाएंगे यानी कि उनका जो पहले जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन थी, पहले जो सिचुएशन थी वो चेंज हो जाएगी, लीविंग द सेल विद अ लेस नेगेटिव चार्ज देन आउटसाइड। बाहर की बजाय जो है अंदर का जो सेल का जो चार्ज है दैट विल बी लेस नेगेटिव चार्ज देन द आउटसाइड। तो ये डीपोलराइजेशन का मतलब हुआ। तो डीपोलराइजेशन को के बाद में जो है न्यूरॉन एंटर करेगा एक रिफ्रैक्टरी पीरियड में। किसके अंदर एंटर करेगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड में। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इट कैन नॉट जनरेट अनदर एक्शन पोटेंशियल बिकॉज सोडियम चैनल्स रिमेन्स क्लोज्ड। यानी कि और फर्दर एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि सोडियम के चैनल तो अब क्लोज हो गए हैं। इसी के साथ साथ वोल्टेज गेटेड जो के चैनल्स थे, डायग्राम में भी हमने देखा था, वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोटेशियम के जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो सेल से बाहर चले जाएंगे, लीडिंग टू अ नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली सिचुएशन आ जाएगी। पोटेशियम आयन जो है दे डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल, हाइपरपोलराइज इट। यानी कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम आयंस डिफ्यूजन आउट ऑफ द सेल हाइपरपोलराइजेस इट। हाइपरपोलराइज का मतलब ये हुआ चेंज इन सेल्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेल की जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसके अंदर चेंज हमें देखने को मिला है, दैट मेक्स इट मोर नेगेटिव, causing the membrane potential to become more negative than the normal resting potential। यानी कि पोटेशियम आयंस जब डिफ्यूज कर जाएंगे तो क्या होगा, और भी ज्यादा मोर नेगेटिव सिचुएशन वुड बी देयर देन द नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, फिर एक्साइटेशन का थ्रेशोल्ड आता है, फिर पीक पे हमारी एक्शन पोटेंशियल आती है, फिर रीपोलराइजेशन होता है और फिर हाइपर पोलराइजेशन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो यहाँ पर डायग्राम आपने देखा ऑल 5 स्टेप्स, सो ये 4th to 5th स्टेप का यहाँ पर रिटर्न में जो है वो डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीपोलराइजेशन हुआ, रीपोलराइजेशन हुआ, देन रीपोलराइजेशन से अगेन डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग सिचुएशन, अगेन रीपोलराइजेशन, अगेन डीपोलराइजेशन। तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो फैसिलिटेट हो रहा है। पूरा का पूरा यहाँ पर कम्युनिकेशन फैसिलिटेट हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं नर्व इम्पल्स mechanism is going on, nerve impulse is conducting, getting conducted। अब ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स, साइनेप्सिस। साइनेप्स एक पॉइंट होता है जहां पर एक्सोन टर्मिनल कनेक्ट होगा दूसरे सेल के साथ में और नर्व इम्पल्स को फैसिलिटेट करेगा। जो सेंडर है नर्व इम्पल्स का दैट इज प्री साइनेप्टिक सेल और जो रिसीवर है दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक सेल। एक प्री साइनेप्टिक है दैट इज द जो नर्व इम्पल्स को भेज रहा है, और जो रिसीवर है दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक सेल। ये देखिए प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन को भेज रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये साइनेप्टिक गैप है, आप देख सकते हैं पूरा। ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है यहाँ पर। चलिए, अब टाइप्स ऑफ साइनेप्स की बात करें तो साइनेप्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं और
केमिकल भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बिल्ड करते हैं न्यूरॉन्स के बीच में। जो केमिकल साइनेप्सिस जो है मोस्ट कॉमनली जो है दे इन्वॉल्व और थोड़ा सा ज्यादा इंट्रिकेट प्रोसेस इनका होता है। इंट्रिकेट यानी कि कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड एलिमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स और रिसेप्टर्स की बात करें तो बहुत तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। डोपामिन है, सेरोटोनिन है, एसिटाइलकोलाइन है, यानी कि ऑलमोस्ट वी हैव 100 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड अ सिंगल प्री साइनेप्टिक सेल कैन रिलीज मोर देन वन टाइप एट अ साइनेप्स, यानी कि एक टाइप से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज किए जा सकते हैं बाय अ सिंगल प्री साइनेप्टिक सेल। प्री और पोस्ट साइनेप्टिक सेल वी हैव सीन। नॉर्मली फास्टर एक्टिंग जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे आर रिलीज्ड विद स्लोअर एक्टिंग वंस। फास्टर एक्टिंग को स्लोअर एक्टिंग के साथ में रिलीज किया जाता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स के अगर इफेक्ट की बात करें तो जो इम्पैक्ट है न्यूरोट्रांसमीटर्स का ऑन अ पोस्ट साइनेप्टिक सेल वो रिलाई करेगा किसके ऊपर कि किस तरीके का रिसेप्टर जो है वो रिसीव हुआ है। सिंगल न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है अलग अलग तरह के टारगेट सेल्स के ऊपर। ये यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हो, इनकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। दिस इज जस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आई हैव एडेड। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की अगर बात करें वो केमिकल साइनेप्स की बजाय कम है नंबर के अंदर। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स में क्या डिफरेंस है? देखिए जो केमिकल साइनेप्स हैं these are the nerve impulses which are transmitted chemically via neurotransmitters, यानी कि केमिकल ट्रांसमिशन है इन नर्व इम्पल्सिस का वाया न्यूरोट्रांसमीटर्स। और वहीं पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की अगर हम बात करें दे आर इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटेड वाया चैनल प्रोटीन्स। इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटेड है चैनल प्रोटीन्स के थ्रू। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है दे आर फाउंड इन ऑल नर्वस सिस्टम एंड प्ले अ यूनिक रोल। मोड ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन जो है वो केमिकल से डिफरेंट है। वी हैव सीन इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटेड है वाया चैनल प्रोटीन्स। प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स जो है ये फिजिकली कनेक्टेड है बाय चैनल प्रोटीन्स फॉर्मिंग गैप जंक्शंस। अभी हमने बात की इसकी। अब केमिकल साइनेप्सिस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं रिलीज होंगे फ्रॉम साइनेप्टिक वेसिकल्स कॉजिंग अ 1 मिलीसेकेंड डिले। 1 मिलीसेकेंड के बाद में केमिकल साइनेप्सिस यूनिडायरेक्शनल होती हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस नॉर्मली इंस्टेंटेनियस सिग्नलिंग होती हैं, एकदम से तत्काल। So this is where we complete our discussion on neuromuscular junction. एक बार में पहली बार में सारे वर्ड्स को सुनेंगे तो बहुत ऐसे डिफिकल्ट आपको लग सकता है, बट डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने आपको साथ साथ में यहाँ पर बता दिए हैं। उसके अलावा एक बार इसको जब आप बुक से पढ़ेंगे और इसको पीडीएफ को आप दोबारा से रिवाइज करेंगे तो you'll find it very easy. So this is where I stop. Thank you so much.